अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम के एमसीक्यूज़। इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल्स और सेल्फ असेसमेंट तमाम के सॉल्यूशन चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ इसी चैप्टर से बनाए गए हैं, तो अगर आप लोग इन एमसीक्यूज़ को कर लेते हो तो ये आपके एग्जाम्स के लिए मोर देन इनफ होगा। आंसर्स के साथ हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। ठीक है, तो नंबर 1 है द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? कब हम कहते हैं कि किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका है? फर्स्ट ऑप्शन है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। सेकंड ऑप्शन है रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, रेट ऑफ कांस्टेंट, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो जाए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। कांस्टेंट की बात नहीं होती इसमें। और थर्ड ऑप्शन में क्या है? कंसंट्रेशन। देखो, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होती, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होती। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कुछ भी हो सकती है। इक्विलिब्रियम पे रेट, जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन होता है। ये होता है इक्विलिब्रियम। नंबर 2 है ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन आ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल, इसका मतलब है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, इंक्रीज, अनचेंज या डिक्रीज। तो इस बात को याद रखो कि केसी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। मतलब अगर हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर दें तब केसी चेंज होगा। ठीक है, कब चेंज होगा? जब हम टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करें। उसके अलावा हम प्रेशर बढ़ाएं, हम कंसंट्रेशन को चेंज करें, केसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो कंसंट्रेशन का इंक्रीज़ होना केसी पर कोई फ़र्क नहीं लाएगा, केसी रिमेन्स अनचेंज्ड। केसी कब चेंज होगा? जब टेम्परेचर चेंज होगा, बस। नेक्स्ट है द टर्म एक्टिव मास मीन्स। एक्टिव मास हम लिखते हैं, ठीक है, एक्टिव मास हम लिखते हैं मोल पर डीएम क्यूब में। इसका क्या मतलब है? एक्टिव मास का क्या मतलब है? मोलर कंसंट्रेशन है, मोल फ्रैक्शन हम लिखते हैं, या मोलर कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल्स। तो हम क्या लिखते हैं एक्टिव मास को? मोल पर डीएम क्यूब। और मोल पर डीएम क्यूब क्या होता है? मोलैरिटी, मतलब ये मोलर कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट है द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन का जो रेट है, जो स्पीड है, डिक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड, इंक्रीज एज रिएक्शन प्रोसीड, may decrease or increase as reaction proceed, remains same। रेट कैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन हो रहा है तो इस रिएक्शन का रेट, इस रिएक्शन की स्पीड कैसे होगी? तो स्टार्टिंग में जो रेट है ना, जब रिएक्शन शुरू हो रहा है तो रिएक्शन का जो रेट है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा, क्योंकि कंसंट्रेशन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्ट बिल्कुल ज़ीरो है, प्रोडक्ट नहीं बना, तो जो रिएक्टेंट है ना वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ कन्वर्ट होने लगता है प्रोडक्ट में। बट जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है, रिएक्शन आगे बढ़ता है, जो रेट है वो कम होने लगता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डिक्रीजेस एज रिएक्शन प्रोसीड, क्योंकि अब प्रोडक्ट बनने लगा है, अब जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है वो कम हो गया है, तो स्पीड रिएक्शन की कम होती जाती है जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मास एक्शन वॉज गिवन बाय अर्हेनियस, वेंट हॉफ, गुलबर्ग एंड वैग, ऑसवर्ल्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? गुलबर्ग एंड वैग। यहाँ पे डी नहीं होगा, एल होगा। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन जो रिवर्स डायरेक्शन में होता है, या इरिवर्सिबल रिएक्शन गो टू कंप्लीशन, मतलब उसमें सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, या फिर बोथ डायरेक्शन में होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? गो टू कंप्लीशन। इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में होता है ना, इसमें क्या होता है? तमाम का तमाम रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्रोडक्ट। ये कौन सा रिएक्शन हुआ? इरिवर्सिबल। बाकी जो तीनों पॉइंट्स हैं ये किसके हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन के। नेक्स्ट है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन,
कभी भी कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीशन इन द रिवर्स डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रहा है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है, तो ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। इसमें अगर हम देखेंगे सिस्टम में तो वहाँ पर रिएक्टेंट भी मौजूद होगा, प्रोडक्ट भी मौजूद होगा, तो हम क्या कहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। नेक्स्ट है रिएक्शन इज रिवर्सिबल बिकॉज रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल होते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट स्टेबल होते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्टिव होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्रोडक्ट्स आर रिएक्टिव, तभी तो वो प्रोडक्ट ब्रेक हो रहा है और क्या बन जा रहा है उससे, रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर दो प्रोडक्ट्स बने हैं तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके दोबारा से क्या बना दे रहे हैं, रिएक्टेंट। नाउ नंबर 9 है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंसेस। ये एक स्टेटमेंट गिवन है, ये स्टेटमेंट क्या कहलाती है हमने ये बताना है। इसे हम लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं, एक्टिव मास रूल कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं। इससे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये स्टेटमेंट किसकी है, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, नंबर 10 है द रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन आर कॉल्ड। वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देख लो, थर्मोकेमिकल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, नंबर 11 देखो, एक्टिव मास इज गिवन इन टर्म्स ऑफ, एक्टिव मास हम लिखते हैं, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, mg पर लीटर, मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर। इसकी यूनिट हम लिखते हैं मोल्स पर dm क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, और मोल्स पर लीटर। और एक और यूनिट होती है इसकी, कैपिटल M, मोलर, सही है, मोलैरिटी। तो ये तीनों यूनिट्स आनी चाहिए, ये तीनों किसकी यूनिट्स हैं, एक्टिव मास की, मोल्स पर dm क्यूब, मोल्स पर लीटर, और कैपिटल M दैट इज मोलर या मोलैरिटी। नेक्स्ट देखो, इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन, एक मिक्सचर है, इसमें एक रिएक्शन हो रहा है जो इक्विलिब्रियम पर है, तो इस मिक्सचर में हमें क्या मिलेगा, सिर्फ रिएक्टेंट, सिर्फ प्रोडक्ट, दोनों मिलेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, या नन ऑफ दीज। इक्विलिब्रियम पर है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे हमें रिएक्टेंट भी मिलेगा और प्रोडक्ट भी मिलेगा। नेक्स्ट है व्हेन Kc वैल्यू इज स्मॉल, जब Kc की वैल्यू स्मॉल होगी तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या होगी, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स राइट, रिमेन्स अनचेंज, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। इसके बाद है फॉर विच रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हैज़ नो यूनिट, किस रिएक्शन के लिए Kc की कोई यूनिट नहीं होगी। तो देखो, जब भी रिएक्टेंट्स के मोल्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स इक्वल हो जाएंगे, उस सूरत में Kc की कोई यूनिट नहीं होगी। अब इन रिएक्शंस को देखो, फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे है 3 मोल्स हाइड्रोजन के और 1 मोल नाइट्रोजन का, मतलब 4 मोल्स, और प्रोडक्ट साइड पे है 2 मोल्स, मतलब यहाँ पे अनइक्वल है ना मोल्स, तो यहाँ पे Kc की यूनिट होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नंबर 1। सवाल में पूछा जा रहा है कि Kc हैज़ यूनिट, किस में Kc की यूनिट होगी, तो नंबर 1 में होगी। नंबर 2 देखो, रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल्स, एक हाइड्रोजन का एक आयोडीन का, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 मोल्स, मतलब यहाँ पर Kc की यूनिट नहीं होगी। उसके बाद देखो, यहाँ भी रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल्स, प्रोडक्ट पे 2 मोल्स, यहाँ पे यूनिट नहीं होगी। लास्ट में भी देखो 2 मोल्स हैं, यहाँ पर भी Kc की यूनिट नहीं होगी। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रस्टिंग ऑफ आयरन जिसे हम जंग लगना कहते हैं, ये किसकी एग्जाम्पल है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल, या फिर इरिवर्सिबल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इरिवर्सिबल। देखो, एक बार जब रस्टिंग होती है तो ऐसा तो नहीं होता कि वो रस्टिंग दोबारा से नॉर्मल हो जाए, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, मतलब रस्टिंग होती है और ज़्यादा होती जाती है, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, इरिवर्सिबल। नेक्स्ट है कंडेंसेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कंडेंसेशन मीन्स गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, ठीक है, वाटर वेपर्स को हम दोबारा से वाटर में कन्वर्ट कर दें, इसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन किसकी एग्जाम्पल है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल, या इरिवर्सिबल। तो कंडेंसेशन एग्जाम्पल है रिवर्सिबल रिएक्शन की,
क्योंकि हम इसमें वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, हमने वाटर में कन्वर्ट कर दिया, फिर इस वाटर को हम दोबारा से हीट करके वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द फिजिकल एंड केमिकल चेंज आर अक्यूरिंग इन अवर सराउंडिंग आर ड्यू टू। जो भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? केमिकल रिएक्शन, फिजिकल, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये चेंजेस आ रहे हैं केमिकल रिएक्शन की वजह से। नंबर 18 है डैश इज़ अ केमिकल चेंज विद एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ये एक केमिकल चेंज है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन या केमिकल रिएक्शन। तो इसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है सिंगल हेडेड एरो इज़ यूज्ड फॉर। सिंगल हेडेड एरो हम बनाते हैं रिएक्शन में। ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए, रिवर्सिबल के लिए, या बोथ के लिए कर सकते हैं, या हम किसी के लिए भी नहीं करते। तो सिंगल हेडेड एरो हम यूज़ करते हैं फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन, और रिवर्सिबल के लिए हम डबल हेडेड टू साइडेड एरो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इज़ हायर द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज़। जब रिएक्टेंट का अमाउंट, रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट क्या होगा? किस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा होगा? कम स्पीड से बनेगा, इक्वल स्पीड से बनेगा, कांस्टेंट या फिर हायर? तो देखो कंसंट्रेशन डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया। क्वांटिटी रिएक्टेंट की बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बहुत जल्दी जल्दी क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। तो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा? हायर होगा, क्योंकि अभी रिएक्टेंट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट देखो एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स। इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? हायर हो जाती है, लोअर हो जाती है, इक्वल हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कांस्टेंट। देखो इक्वल और कांस्टेंट में फ़र्क है। इक्वल का मतलब है कि अगर ये 5 ग्राम है तो ये भी 5 ग्राम है, बट कांस्टेंट का क्या मतलब है कि रिएक्टेंट हमारे पास अगर 5 ग्राम है और प्रोडक्ट 7 ग्राम भी है, अब ये कांस्टेंट हो गए, अब ये 5 5 ही रहेगा और ये 7 7 ही रहेगा। तो ये होता है इक्विलिब्रियम पर। कंसंट्रेशन कुछ भी हो वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। अब उस कंसंट्रेशन में फ़र्क नहीं आएगा। कंसंट्रेशन इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? कंसंट्रेशन इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। क्या ज़रूरी है? कंसंट्रेशन का कांस्टेंट हो जाना। नेक्स्ट है डायनेमिक इक्विलिब्रियम मीन्स। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, रिएक्शन कंटिन्यू, बट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी है, या फिर तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, या फिर नन ऑफ दीज। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, रिएक्शन कंटिन्यू रहता है बट कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट पे आ जाओ। इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रिवर्स रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन या डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो लेफ्ट से जा रहा है राइट की तरफ, मतलब ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट देखो इनिशियली रेट इज़ स्लो बट ग्रेजुअली स्पीड अप। स्टार्टिंग में रेट कम है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड इंक्रीज़ होती जा रही है। ये क्या है? रिवर्स रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन या डायनेमिक रिएक्शन। तो देखो फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड इनिशियली बहुत ज़्यादा होती है, बट जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाता है इसकी स्पीड कम होती जाती है। इनिशियली स्पीड होगी ज़्यादा बट ग्रेजुअली स्पीड कम होती जाती है। किसकी? फॉरवर्ड रिएक्शन की। बट जो रिवर्स रिएक्शन है उसकी स्पीड स्टार्टिंग में कम होती है। देखो अभी रिएक्शन शुरू हुआ है और प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ है, तो अभी बैकवर्ड रिएक्शन कैसे होगा? तो इनिशियली रेट कम होगा बैकवर्ड रिएक्शन का, बट जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाएगी, जो रेट है बैकवर्ड रिएक्शन का वो स्पीड अप होता जाएगा, वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है ये किसके बारे में है? रिवर्स रिएक्शन के बारे में, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन का रेट स्टार्टिंग में कम होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्लोज सिस्टम मीन्स। क्लोज सिस्टम का क्या मतलब है? एक सिस्टम हमने बनाया है वो क्या है? क्लोज है। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ उस सिस्टम में रिएक्टेंट एंटर हो सकता है, या हम उस सिस्टम से सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, या ना ही हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं और ना ही निकाल सकते हैं, या दोनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कैन एंटर और लीव द सिस्टम। तो देखो एक सिस्टम अगर क्लोज है इसका क्या मतलब है कि ना ही वहाँ से कोई चीज़ बाहर जा सकती है और ना ही उसमें कोई चीज़ एंटर कर सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, थर्ड वन।
नाइदर रिएक्टेंट नॉर प्रोडक्ट कैन एंटर और लीव द सिस्टम, ना ही इसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आ सकते हैं और ना ही यहाँ से निकल सकते हैं। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट बहुत इजी है, केसी इज कॉल्ड। केसी हम किसे कहते हैं? एक्टिव मास को कहते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन को कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट है केसी ओनली वर्क्स इन। केसी कब काम करता है? कब हम केसी निकालते हैं किसी भी रिएक्शन का? इक्विलिब्रियम पर काम करता है ये, या फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में, बोथ बी एंड सी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? इक्विलिब्रियम। केसी हम कैलकुलेट कब करते हैं? जब एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए। इसका नाम ही क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, तो इसे हम कब यूज़ करेंगे? एट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है केसी ओनली डिपेंड्स ऑन। अभी हमने एक बार डिस्कस की केसी किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। बाकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो, प्रेशर हो, किसी भी चीज़ पर केसी डिपेंड नहीं करता। किसी भी चीज़ को इंक्रीज़ करो या कम करो, केसी अनचेंज रहेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर को चेंज कर दोगे, इंक्रीज या फिर डिक्रीज, तो केसी पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो केसी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। नेक्स्ट है केसी डज नॉट डिपेंड ऑन। केसी डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पे, या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बोथ बी एंड सी, क्योंकि टेम्परेचर पे केसी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है केसी इज इक्वल्स टू। केसी किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, या फिर रिएक्टेंट ओवर प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रिएक्टेंट, या प्रोडक्ट प्लस रिएक्टेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। QC is called एक्टिव मास, रिएक्शन कोशेंट, डायनेमिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। QC हम किसे कहते हैं? रिएक्शन कोशेंट को। इक्विलिब्रियम के अलावा अगर हम प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट निकालेंगे तो ये क्या कहलाता है? QC रिएक्शन कोशेंट। और अगर यही काम हम इक्विलिब्रियम पे करते हैं तो इसे हम कहते हैं KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट एट अ गिवन मोमेंट, नॉट एट इक्विलिब्रियम, इसे हम क्या कहेंगे? रिएक्शन कोशेंट। नेक्स्ट, इफ़ QC इज इक्वल्स टू KC, QC बराबर हो गया है KC के, इसका मतलब है अब उस सिस्टम में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। नेक्स्ट है इफ़ QC इज़ मोर देन KC, QC ज़्यादा है KC से। देखो हमने QC का रिलेशन बनाया था प्रोडक्ट के साथ। किसके साथ बनाया था? प्रोडक्ट के साथ, समझने के लिए, याद रखने के लिए। ठीक है, QC ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा। QC क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ज़्यादा है ना, मोर देन KC है, तो QC ज़्यादा, प्रोडक्ट ज़्यादा। प्रोडक्ट अगर ज़्यादा हो गया, रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? रिवर्स रिएक्शन अकर्स। ये ऑप्शंस छोड़ दो, इसी ऑप्शन से इसका हमने आंसर बताना है। रिवर्स रिएक्शन अकर्स। नेक्स्ट है एक्टिव मास एक्सप्रेस्ड इन। एक्टिव मास को हम किस में लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अब नेक्स्ट है द केसी एक्सप्रेशन फॉर दिस इक्वेशन। हमें क्या गिवन है? एक इक्वेशन गिवन है, हमने क्या बताना है? इसका केसी एक्सप्रेशन। देखो केसी एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं? ऊपर हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स और नीचे हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? SO3। SO3 हमने लिख दिया। देखो इसके साथ यहाँ पे है कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है ना, 2 को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। तो ये जो कोफिशिएंट है ये बन जाता है पावर। यहाँ पे ये 2 जो है कोफिशिएंट का, ये क्या बन जाएगा? पावर बन जाएगा, मतलब ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, नीचे हम लिखते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे? SO2। SO2 लिख दिया। इसके साथ भी कोफिशिएंट है, 2 लगा हुआ है, ये 2 क्या बन जाएगा? पावर। और दूसरा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो ये ऑप्शंस में कहाँ मौजूद है? नंबर 2 पर, बी में ये मौजूद है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट देखो फॉर द रिएक्शन, हमें एक रिएक्शन गिवन है। यूनिट ऑफ केसी इज। केसी की यूनिट क्या होगी? ठीक है, हमने क्या बताना? केसी की यूनिट क्या होगी? यूनिट हम निकालते हैं उसी इक्वेशन से। केसी की इक्वेशन क्या होती है? केसी एक्सप्रेशन हम लिखते हैं ऊपर प्रोडक्ट और नीचे लिखते हैं रिएक्टेंट। देखो ऊपर प्रोडक्ट क्या है? NO2, तो हमने लिख दिया NO2 और कोफिशिएंट बन जाएगा ये 2। रिएक्टेंट है NO और 2 इस कोफिशिएंट का, और फिर है O। अब देखो यूनिट हम कैसे निकालेंगे? इस NO2 की यूनिट क्या होगी? मोल्स पर DM3। क्या होगी? मोल्स पर DM3। और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। नीचे इस NO की यूनिट क्या होगी? मोल्स पर DM3। इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है।
तो ये दोनों यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। किसकी यूनिट रह जाएगी हमारे पास? इस ऑक्सीजन की, मोल्स पर डीएम क्यूब। क्या रह जाएगा? मोल्स पर डीएम क्यूब। डिनोमिनेटर में रह गया था मोल पर डीएम क्यूब। अब जब इस मोल पर डीएम क्यूब को हम ऊपर लेकर जाएंगे, न्यूमरेटर साइड पर लेकर जाएंगे, ये बन जाएगा मोल इनवर्स डीएम क्यूब। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मोल इनवर्स डीएम क्यूब। केसी की यूनिट हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, यूनिट ऑफ केसी। अगर किसी को ये बात समझ में ना आ रही हो तो वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, उसमें हमने डिटेल में बात की है। नेक्स्ट आ जाओ फॉर द रिएक्शन गिवन है, केसी की यूनिट क्या होगी? देखो, जब भी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के मोल्स इक्वल हो जाएं, मतलब देखो यहाँ पे HI के साथ 2 है, मतलब ये 2 मोल्स हो गए। यहाँ पर H के साथ 1 मोल और आयोडीन के साथ भी 1 मोल, प्लस दोनों रिएक्टेंट्स हैं, मतलब रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल्स हो गए, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 मोल्स हो गए। जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे मोल्स इक्वल हो जाएंगे, केसी की यूनिट क्या होगी? नो यूनिट। केसी की उस सूरत में कोई भी यूनिट नहीं होगी। तो इस रिएक्शन को हम देखकर बता सकते हैं इसकी क्या यूनिट होगी? नो यूनिट। सही है। यहाँ पर हमारे MCQs कंप्लीट होते हैं चैप्टर नंबर 1 के। इसी तरह से हम बाकी तमाम चैप्टर्स के भी MCQs डिस्कस करेंगे, और मेरी ये कोशिश होगी कि आंसर्स के साथ साथ हम उन MCQs की एक्सप्लेनेशन भी देख लें, ताकि कम टाइम में हम ज़्यादा बातें कवर कर सकें।